मेरा नाम है दिग्विजय सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स पे। हम 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे थे और उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो गोस थ्योरम हम पढ़ चुके थे, उसकी एप्लीकेशंस हमने पढ़ ली थी। ठीक है, तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम आगे नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ेंगे और एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। वो जो न्यूमेरिकल करेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होगा और आप ध्यान देना, वो न्यूमेरिकल और उस जैसे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं और मैं आगे कंटिन्यू करूं उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नीचे आपको जो नोटिफिकेशन बटन होगा, जो बेल होगी, ठीक है, आप उसको भी प्रेस कर लें जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि हमारे चैनल के अंदर लगातार 8th to 12th की वीडियोस अपलोड हो रही हैं। ठीक है, और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी, कई बच्चे पूछ रहे थे आपकी 11th 12th की मैथमेटिक्स की वीडियोस नहीं आ रही। तो हमारे जो किंग ऑफ मैथमेटिक्स है श्री अशोक कुमार तंवर सर, वो कल से या परसों से आपकी मैथ्स के लिए वीडियो बनानी चालू कर देंगे। तो कल से या परसों से आपकी मैथ्स की 11th to 12th की और वीडियो आ जाएंगी। ठीक है, तो आपका मैथमेटिक्स भी स्टार्ट हो जाएगा साइड बाय साइड। तो मैं होप करता हूं आप लोग लगातार वीडियोस देख रहे हैं। आप लोगों ने सारी की सारी पीछे वाली वीडियोस देख ली हैं, फिजिक्स की भी और केमिस्ट्री की भी। और अगर आप लोगों के कोई भाई बहन छोटा है और उनको भी अगर वीडियोस की जरूरत है तो हम लोग अभी तो 8th से है, 2-4 दिन में आपकी 7th से वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर ऐसा है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और अपने छोटे भाई बहनों को भी बोलें कि वो भी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सके। इस लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी लर्निंग को लॉकडाउन कर लें। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ना है और आगे अपनी लर्निंग को प्रोसीड करना है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये कदम उठाया कि हम लोग छोटे बच्चों के लिए भी वीडियोस बनाएंगे। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमें जो आज टॉपिक करना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग शीट। ये एक हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है जो कि कैसी है, आपकी चार्ज्ड है। एक इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है विच इज चार्ज्ड और उसकी वजह से हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो कोई भी शीट मान लेते हैं ऐसे, ठीक है, और इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इनफाइनाइट लॉन्ग की बात करें तो ये तो हमने जो अभी ड्रॉ किया है ये तो चौड़ाई होगी, तो वो बड़ी लंबी है, ऐसे कुछ भी मतलब ऐसे नीचे भी कंटिन्यू है। ठीक है, और उसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। सपोज देयर इज अ थिन शीट विच इज इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड इट इज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। तो अभी तक हमने क्या माना है, इसका मतलब ये जो ऊपर जो इस टाइप से बनाया ना मैंने, इसका मतलब आगे तक कंटिन्यू है। ठीक है, हमने इसके बीच का कुछ भी हिस्सा हमने कंसीडर किया है। तो हमारे पास क्या है, ये एक थिन शीट है। ठीक है, कैसी शीट है, ये चार्ज्ड शीट है, थिन चार्ज शीट है विच इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, जो कि लेंथ में बहुत 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 ज्यादा बड़ी है, जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है, इंफिनिटी जितनी लंबी है। मैं सपोज कर लेता हूं, ये पोर्शन मान लेता हूं। देखो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे होगा ना सारी जगह से, इस पोर्शन की वजह से भी क्या होगा, बाहर होगा। ये डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब आप ध्यान दो, ये जो पोर्शन है, ठीक है, अब इसके परपेंडिकुलर फिर से बाहर की तरफ अगर मैं बोलूं एरिया वेक्टर एन कैप, वो भी क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं E और n कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या है, आपकी सेम है, दोनों की डायरेक्शन बाहर की तरफ। ऐसे ही ये जो शीट है, मान लो मेरा हाथ शीट है, एक इसका सरफेस इधर है, एक सरफेस इधर है, तो ऐसे ही एक सरफेस इसका इधर होगा। ठीक है, यहां पे तो E ऐसे और पीछे वाले सरफेस के लिए E ऐसे होगा और n कैप भी आपका ऐसे होगा। होगा कि नहीं होगा? तो गॉस थ्योरम क्या कहती थी, एक बार हम ध्यान देते हैं। E डॉट ds का सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब मेरे को निकालना क्या है, निकालना है मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मींस E। ये तो हमारा गिवन था, ये हमारा क्या है, गिवन है। कहां से आया था ये आया था फ्रॉम गॉस थ्योरम।
अगर किसी ने गॉस थ्योरम नहीं पढ़ी है तो पीछे मैंने वीडियो बनाई है, स्पेशल गॉस थ्योरम है उसके अंदर और उसकी एप्लीकेशंस है। और अगर किसी ने ये सोचा कि पीछे मतलब पिछली से पिछली वीडियो अगर किसी ने देखी थी उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आई थी, साउंड इश्यूज किसी ने बच्चों ने बोला था, रिपोर्ट किया था, तो एक नई वीडियो बनाई थी, उसके अंदर आपका गॉस थ्योरम थी। देखो नेक्स्ट टू लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर गॉस थ्योरम और सिर्फ एक एप्लीकेशन थी, ठीक है। लेकिन इससे पिछली जो वीडियो थी उसमें गॉस थ्योरम और वो वाली एप्लीकेशन तो है ही, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो दो आपकी जो एप्लीकेशंस है वो और है, वो आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में नहीं है, वो उसके अंदर है, ठीक है। तो कुछ तो वो पोर्शन था, कुछ उसमें एक्स्ट्रा कराया गया था, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी एप्लीकेशंस थी। अगर किसी ने बाई चांस वो वीडियो नहीं देखी है तो लास्ट वीडियो जरूर देख लेना, वो आप ये मान लो कि 99.9999% पेपर के अंदर आने वाली चीज है, ठीक है। तो गॉस थ्योरम क्या कहती थी, E डॉट ds का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मैं इसको लिख सकता हूं E n कैप ds cos 0 डिग्री इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। एक और बात है, अब यहां पे देखो, एक सरफेस मतलब एक तो सरफेस इधर जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एक की वजह से इधर, भाई ये तो शीट है ना, ये शीट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा इधर भी, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब मैं इसको 2E ds लिख सकता हूं। n कैप तो 1 होता है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये आ गया आपका Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब 2E बाहर ले लेते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन। यार अब एक दिक्कत आई, सरफेस, अब इसका ds का जो इंटीग्रेशन है ये क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। अब इनफाइनाइट लॉन्ग शीट का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालूं मैं, निकल सकता है, नहीं निकल सकता, इनफाइनाइट लॉन्ग है, ठीक है। पर एक है हमारे पास हथियार, हमने ये पढ़ी है सिग्मा। सिग्मा क्या होती है, ये होती है आपकी सिग्मा होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या होती है आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये क्या होती है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। अब इसका सरफेस एरिया टोटल तो हमें पता नहीं, यहां पे हमने ds लिया तो मैं यहां पे भी क्या लेता हूं ds, तो q क्या हो जाए आपका सिग्मा ds, ठीक है कि नहीं। ये इसको मैं यहां पे अगर dq मान लेता, भाई टोटल के ऊपर चार्ज q था, मैं थोड़े से सरफेस एरिया पे dq मान लेता, तो ये dq किसके बराबर हो गया, सिग्मा ओवर सिग्मा ds। अब मेरे को q करने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं है। dq का इंटीग्रेशन तो q हो गया और ये इंटीग्रेशन हो गया आपका सिग्मा, बाहर ले लिया ds, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। अब ध्यान देना, q को क्या लिख सकता हूं, सिग्मा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds। यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, 2e इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds, और यहां पे अपॉन में एप्सिलॉन नॉट तो है, q की वैल्यू क्या निकाली हमने, सिग्मा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds। यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ ds और यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ ds, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो 2e की वैल्यू आ गई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, e क्या आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आया ना, ये आया इसका सिंगल फेस से, मतलब एक साइड से, ये e की वैल्यू क्या है, एक साइड से इतनी है। तो सेकंड फेज से भी क्या होगी, सेकंड फेज से भी क्या होगी आपकी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल निकालने के लिए क्या कर देंगे आप, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट आप एलसीएम ले लेंगे, ऊपर बचा सिग्मा प्लस सिग्मा विच इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया, वैल्यू क्या आ गई आपकी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई दोनों फेसेस से, फेस 1 प्लस फेस 2 विच इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया टोटल। अब किसी ने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो हमने वहां पे स्फेरिकल शेल पढ़ा था, वहां पे भी शेल थी तो सिग्मा लेते थे, और वहां पे भी E की वैल्यू क्या आई थी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आई थी, वहां पे भी वैल्यू क्या आई थी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप एक चीज ध्यान रख लेना, कोई भी केवल सरफेस एरिया हो जिसके अंदर सरफेस चार्ज डेंसिटी हो,
वहां पे 99% आपकी वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं और आपके पास, अगर आप नीट के एग्जाम, जेई का एग्जाम या एनडीए का एग्जाम या केवीपीवाई का एग्जाम है और आपके पास ये ऑप्शन है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो 99% ये ऑप्शन ये सही होगा। बस आपको देखना है वो चीज 2 डायमेंशन में है, उसका सरफेस एरिया ही होगा कि नहीं होगा। अब हालांकि स्फीयर तो 3 डायमेंशन में होता है, लेकिन 3 डायमेंशन होने के बावजूद अंदर से वो क्या है, खोखला है, तो वहां पे हम सिर्फ सरफेस एरिया की बात करते थे। ठीक है, टेक द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग शीट व्हिच इज चार्ज्ड। देखो फिर ध्यान दे दो, ये एक शीट ली हमने जो कि इनफाइनाइट लॉन्ग थी, इस टाइप से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। पॉजिटिवली चार्ज थी, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये ई की डायरेक्शन होगी, यहाँ पे ई की डायरेक्शन ऐसे होगी, ये आपकी ई की डायरेक्शन है दूसरे सरफेस में। ठीक है, तो ये जो लिया हमने सरफेस एरिया, यहाँ पे ये इसकी डायरेक्शन एन कैप, एरिया वेक्टर की इस तरफ ही है और इस तरफ एरिया वेक्टर की ये है, तो यहाँ पे ई भी ऐसे है और एरिया वेक्टर भी ऐसे, दोनों के बीच में एंगल 0। ऐसे यहाँ पे एन कैप ऐसे है और ई ऐसे, दोनों के बीच में एंगल 0। तो ई डॉट ds का इंटीग्रेशन q बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमने गॉस थ्योरम से किया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक तो ये सरफेस है, एक शीट के 2 सरफेस होते हैं, एक पेज होता है ना, पेज पे आप 2 तरफ लिखते हो कि नहीं लिखते, एक तरफ लिखते हैं फिर पलट के दूसरी तरफ, क्योंकि उसके 2 सरफेस होते हैं। ऐसे ये भी शीट है, ठीक है, तो इसके भी 2 सरफेस है, तो दोनों जगह की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पहले हमें एक से निकालना है, पर जोड़ के दोनों का तो आ ही जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 2 की वजह से, तो 2e ds का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन। अब जब हमने डॉट ds के लिए डॉट की वजह से cos 0 लगाना पड़ा और n कैप लगाना पड़ा। n कैप तो आपको पता है 1 हो जाता है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 2e ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब 2e बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब दिक्कत क्या आई यार, प्रॉब्लम हमें ये आई, हमारे पास ये जो शीट है ये क्या है, इनफाइनाइट लॉन्ग है। कैसी है ये, इनफाइनाइट लॉन्ग है। इनफाइनाइट लॉन्ग होने की वजह से इश्यू क्या आया, जब ये इनफाइनाइट लॉन्ग है तो इंटीग्रेशन ऑफ ds, थोड़ा सा सरफेस एरिया तो है हमारे पास, हमें पता है, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ ds व्हिच मींस टोटल सरफेस एरिया। अरे टोटल सरफेस एरिया तो हो गया, पर निकालना किसका है ये टोटल सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया जो निकालना है आपको किसका, इनफाइनाइट लॉन्ग शीट का निकालना है। किसका निकालना है आपको, इनफाइनाइट लॉन्ग शीट। अभी तो इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है यार, अब मेरे को पता ही नहीं कि तो 50 मीटर, 500 मीटर, 5000 मीटर, 50,000 मीटर, 50 करोड़ मीटर से भी लंबी है, पता नहीं कितनी लंबी है, पता ही नहीं। क्या आप उसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं, तो चीज इनफाइनाइट लॉन्ग होगी तो पता नहीं। तो यहां पे हमने ले लिया 2 into इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू q ओवर एप्सिलॉन। पर एक चीज तो हम कर सकते हैं, देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी क्या होती है, सिग्मा होती है। सिग्मा क्या होती है, चार्ज अपॉन में सरफेस एरिया। हम सपोज कर लेते हैं इतने वाले पोर्शन पे चार्ज कितना था, dq था, तो सिग्मा क्या आ जाएगी, dq ओवर ds। dq क्या चला जाएगा, सिग्मा इंटू ds। भाई साहब टोटल चार्ज इस पे q है, ये तो पता है ना हमें, भाई ct तो इनफाइनाइट लॉन्ग है, चार्ज इनफाइनाइट थोड़ी है, ठीक है, तो इंटीग्रेट कर देंगे, dq का इंटीग्रेशन हो गया q, और यहाँ पे सिग्मा ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो सिग्मा तो आ जाएगा बाहर, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds। तो q की वैल्यू क्या है, सिग्मा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds। तो इस q की जगह, यहाँ पे q की जगह मैंने सिग्मा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds, इधर भी इंटीग्रेशन ऑफ ds, इधर भी इंटीग्रेशन ऑफ ds, दोनों एक साथ क्या कर देंगे, कैंसिल। क्या कर देंगे, कैंसिल। अच्छा एक और चीज, अब आपको ये लग रहा होगा, देखो गॉस थ्योरम क्या कहता है, क्लोज्ड सरफेस। ये जो आपको लग रहा है सिलेंडर सा क्या बना दिया, पागल नहीं हूं मैं, ठीक है, क्लोज सरफेस होता है, तो इसीलिए हमने क्या लिया है, यहाँ पे इतने पोर्शन को देखो ये पूरा क्लोज कर दिया, ठीक है, ऐसे ही, इसीलिए हमने ये लिया है, ठीक है। तो हमारा q की वैल्यू सिग्मा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds हुआ, यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब इंटीग्रेशन ऑफ ds इधर, इंटीग्रेशन ऑफ ds इधर, जो कि हमें पता नहीं, लेकिन हम इंटीग्रेशन ऑफ ds से इंटीग्रेशन ऑफ ds काट तो सकते हैं, काट दो, कट गया, तो 2e की वैल्यू आई, इधर बचा था सिग्मा, नीचे बचा था एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो e क्या आ गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये e है क्या, एक शीट जिसपे आप दोनों साइड लिखते हो, ये बस इनफाइनाइट लॉन्ग थी वो, और ये चार्ज थी, आप लिखते हो प्लेन शीट के ऊपर। सपोज कर लो वही शीट अगर इनफाइनाइट लॉन्ग हो और उसके ऊपर चार्ज हो, वो चार्ज हो, उसके ऊपर चार्ज हो, तो आपका क्या है, एक तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, दूसरी तरफ भी E है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक साइड का क्या, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। पर क्या मेरे को एक ही तरफ का चाहिए, नहीं साहब,
टोटल चाहिए मेरे को, क्या चाहिए मेरे को, टोटल चाहिए। टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ दो, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज इक्वल, एलसीएम ले लोगे, 2 एप्सिलॉन नॉट ऊपर सिग्मा प्लस सिग्मा व्हिच इज इक्वल टू 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ओवरऑल वैल्यू क्या आई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, मैं एक बार साइड हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हट रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी ना हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, फिर मैं आपको जनरल सी एक छोटी सी बात बता दूंगा न्यूमेरिकल के बाद में, और आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे। ठीक है, आज ऐसा नहीं कि वीडियो छोटी है, मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ भी XYZ, मैं आपको होमवर्क दूंगा आज के लिए। ठीक है, और आप लोगों को सबको मेरे को व्हाट्सएप पे वो सेंड करना पड़ेगा जो होमवर्क दूंगा मैं। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो। मैं फिर बार बार वही है, आप लोग तो सोचते होंगे कि सर पागल है, बार बार बोलता रहता है, सेम ही चीज को रिपीट करता रहता है। कोई बात नहीं, सोच लो मैं पागल हूँ। ठीक है, लेकिन आपके नोट्स बनाने बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। आप इस चीज को आज नहीं समझ पाएंगे, आप लोग इसको बाद में समझेंगे। ठीक है, तो आई होप आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं रब कर देता हूं इसको। एक चीज और आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी, आज मैंने थोड़ा नीचे से क्यों टॉपिक चालू किया, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये ऊपर आपका न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। ठीक है, जो हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये मैंने इसलिए पहले ही उतार लिया था कि अगर मैं बाद में इस टाइम पे मान लो उतारूंगा तो बिना बात टाइम लगेगा उतारने में, 2-3 मिनट लग जाएंगी, वो 2-3 मिनट आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि टाइम भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना। ठीक है, तो हमारा ये एक न्यूमेरिकल है, गिवन है, और ये मैं बोलूं तो न्यूमेरिकल की कैटेगरी में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ध्यान दे लेना इसको। ठीक है, बोर्ड में आया हुआ न्यूमेरिकल है ये, या बिल्कुल इस जैसे कहीं पे वैल्यू 0.2 हो जाएगी, यहां पे आपकी वैल्यू जो भी दे रखा है आपको अल्फा एक्स है, कहीं पे 2 अल्फा एक्स, कहीं पे 3 अल्फा एक्स, अल्फा की जगह बीटा वाई दे देगा, कुछ भी दे देगा। मतलब अभी मैंने हालांकि आपको न्यूमेरिकल बताया नहीं है, पर मैं बस इतना इस वर्ड को यहां पे डाल लो, इट इज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज जेईई एंड नीट। ठीक है, एनडीए में तो ऐसा नहीं आता है। ठीक है, एनडीए में ऐसा नहीं आता। ठीक है, एनडीए में तो आएगा नहीं, लेकिन आपका जेईई का और नीट में आपका ये आता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के लिए, जेईई एडवांस्ड के लिए भी, और नीट के लिए भी। बोर्ड में तो आ ही रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ ही चीजें ऐसी कॉमन है जो कि एक ही चीज है, मतलब बोर्ड में भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेईई के अंदर भी, नीट के अंदर भी इतनी ज्यादा, हर चीज के अंदर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनमें से एक है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के चलना कि देखो पहली यूनिट में से न्यूमेरिकल के बहुत ज्यादा चांस होते हैं आने के। अगर पहली यूनिट में मैं बात करूं कि न्यूमेरिकल में एक टाइप जो मेरे को, देखो टाइप ही बोलूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 0.5 आ गया, 0.1 की जगह, तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ex की वैल्यू दे रखी है, अगर आपको ey दे देता क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये टाइप है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है इस यूनिट की, ये चीज यहां पे डाल लेना। अगर आपके 10 न्यूमेरिकल आते हैं, 10 बार न्यूमेरिकल अगर आपका आता है, मान लो जैसे इस यूनिट में न्यूमेरिकल तो आता है, और आपका अगर हम बोले कि 10 साल मान लो एक एक न्यूमेरिकल आया, तो 10 में से 8 साल इसी के ऊपर आएगा न्यूमेरिकल, इस टाइप का न्यूमेरिकल। ठीक है ना, तो ध्यान देना, ध्यान से समझना, समझे। अब हम बात करते हैं, फालतू की बात छोड़ के सीधा आते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर। और न्यूमेरिकल के अंदर क्या कह रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ड्यू टू चार्ज इनसाइड क्यूब। क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट किसकी वजह से, ड्यू टू चार्ज इनसाइड क्यूब। ड्यू टू चार्ज इनसाइड क्यूब मतलब हमें एक क्यूब दे रखा है जो कि चार्ज है, क्लियर है ना, हमें एक क्यूब दे रखा है जो कि चार्ज है, तभी तो कह रहा है ना, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ड्यू टू चार्ज इनसाइड क्यूब। ठीक है, तभी बोल सकता है, तो पूरा बढ़ता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ड्यू टू चार्ज इनसाइड क्यूब ऑफ साइड
अब ये जो क्यूब है उसकी साइड कितनी है 0.1 मीटर आर। अभी जो कंपोनेंट बता रखे साहब, ये जो चार्ज क्यूब है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, ये जो क्यूब है इसकी जो साइड है 0.1 मीटर है, इसके कंपोनेंट्स दे रखे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग, जो कि आपको एक्स एक्सिस के अलोंग दे रखा है ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स। क्या है ई एक्स की वैल्यू क्या है अल्फा एक्स, वेयर अल्फा इज इक्वल टू 500। अल्फा की वैल्यू क्या है 500, वैसे इसकी यूनिट भी होगी साथ में, ठीक है, यूनिट आएगी, वो मैंने लिखा नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, ठीक है, मैंने सीधा 500 लिख दिया यहां पे, ठीक है। ई वाई इज इक्वल टू ई जेड इज इक्वल टू 0। ई वाई और ई जेड दोनों क्या है 0। कहने का मतलब एक चार्ज क्यूब रखा हुआ है हमारे पास, यूनिफॉर्मली चार्ज क्यूब रखा हुआ है, जिसकी अगर हम बात करें कि साइड है वो 0.1 मीटर है, और उसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर एक कंपोनेंट जो एक्स कंपोनेंट है ई एक्स, उसकी वैल्यू आपको अल्फा एक्स गिवन है, जबकि बाकी दो कंपोनेंट ई वाई और ई जेड आपके कितने हैं 0 है, 0 है। तो कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, इस क्यूब से फ्लक्स निकालना है, क्या निकालना है फ्लक्स निकालना। दूसरा एंड चार्ज इनसाइड द क्यूब, अब चार्ज निकालना है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, फ्लक्स निकालना है और चार्ज निकालना है। अब क्या है जिसने कर नहीं रखा ना क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कर नहीं रखा और इसका इस्तेमाल थोड़ा सा काम करता है, मतलब अपने दिमाग का, टीचर ने पढ़ाया कर लिया, ठीक है, केवल उससे बात नहीं बनती, अपना भी दिमाग लगाना पड़ता है। कुछ चीज होती है कि टॉपिक आगे समझ में पर क्वेश्चन नहीं निकल रहा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन बेस्ड है, एप्लीकेशन बेस्ड चीज के ऊपर साहब दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग नहीं लगाओगे तो नहीं होगा। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनके अंदर क्या होती है स्टेटमेंट समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्टेटमेंट समझ ली तो 40% आपका काम हो चुका है, ठीक है। तो 40% तो हमारा लगभग हो गया। तो क्या था, एक क्यूब थी जो कि चार्ज थी, ठीक है, और उसको हमने प्लेस कर रखा था कहीं पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने प्लेस कर रखा था, क्योंकि वो चार्ज थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, नॉर्मल सी बात है। तो तीनों कंपोनेंट में प्रोड्यूस कर रही थी, ई एक्स ई वाई ई जेड। ई वाई हमें 0 गिवन है, ई जेड हमें 0 गिवन है, बस ई एक्स गिवन है, अल्फा एक्स अल्फा की वैल्यू हमें 500 गिवन है। अब पूछ रहा है क्या वैल्यू होगी उस फ्लक्स की, क्या वैल्यू होगी उस चार्ज की, ये हमें डायग्राम भी दे रखा है। देखो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे 0.1 मीटर इधर प्लेस है, एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे प्लेस है 0.1 मीटर, ठीक है, और इसकी साइड भी है 0.1 मीटर। अब अगर मैं बोलूं ई वाई और ई जेड 0 दे रखा है तो मैं गलत नहीं कह रहा, क्योंकि गिवन है, ठीक है। यहां पे अगर हम बोले ई वाई इज इक्वल टू ई जेड इज इक्वल टू 0, ये है आपका गिवन पोर्शन। अगर ऐसा है ना ई वाई और ई जेड 0 है, तो बात आती है कि ये क्यूब है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग वाली, एक तो इधर ऐसे जो है और एक ऐसे, मतलब एक तो ये वाली और एक ये वाली, सिर्फ दो ही तो साइड बच गई जिनके अलोंग क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बाकी ई वाई जेड तो क्या हो गया 0 हो गया, तो उनके अलोंग तो हमें निकालना नहीं है, तो केवल हमें एक्स वाली इक्वेशन से निकल जाएगा। अब हमें क्या दे रखा है, we have been provided with the value of ex which is equal to alpha x, where अब मैं बोल सकता हूं ex की वैल्यू है alpha x which is given, ये given है, सॉल्यूशन हमारा यहां से स्टार्ट है, ठीक है, ये है। अब मेरे को निकालना है phi 1 क्या है, फ्लक्स थ्रू the left side of a, या बोले क्यूब, साइड बोले या फेस बोले, साइड तो गलत हो जाएगा, लेफ्ट फेस, ठीक है, ये लेफ्ट फेस, इसके थ्रू जो फ्लक्स आ रहा है ना उसको मैं मान लेता हूं इधर से जो आएगा ना phi 1, और इस वाले को मानूंगा मैं phi 2, इससे इधर जाएगा इससे इधर आएगा, मानते हुए आप, ठीक है। तो इससे इधर आ रहा है, एक्स एक्सिस ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और आपका फ्लक्स ऐसे है, ठीक है। मतलब मैं बोलूं आपका इसका एरिया वेक्टर बोल सकता हूं मैं,
इधर की तरफ क्या है आपका, ये डायरेक्शन आपकी एरिया वेक्टर की। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो फाई 1 जो कि इक्वल होगा आपका किसके, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस के बराबर होता है, जो कि आपका किसके बराबर होता है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो मैं इसको ई एक्स लिख देता हूं, वाई और जेड तो जीरो है। तो फाई 1 की अगर मैं बात करूं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई एक्स कितना गिवन है, अल्फा एक्स। अब ये इंटीग्रल ऑफ डी एस इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, या मैं क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट को एक बार भूल जाता हूं, बाद में निकाल लेंगे, अगले स्टेप में निकालेंगे चार्ज, ठीक है ना, पहले इतना ही कर लो आप। अब अल्फा की वैल्यू कितनी थी, 500 थी शायद, हाँ 500 इंटू एक्स। एक्स कितना है, एक्स तो ये है ना, एक्स कितना गिवन है, पहली साइड के लिए एक्स कितना है 0.1, कितना है 0.1, अल्फा इंटू एक्स आ गया, इंटू सरफेस एरिया डीएस, टोटल सरफेस एरिया निकालो। देखो ये साइड क्यूब की एक साइड गिवन है आपको 0.1 मीटर, तो सारी साइड 0.1 मीटर होगी। और एक अगर हम बात करें फेस, तो ये क्या बन जाएगा आपका, स्क्वायर बन जाएगा। और स्क्वायर की अगर हम बात करें कि एरिया निकालते हैं एक साइड का, तो स्क्वायर का अगर हम एरिया निकालते हैं तो साइड का स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा आपका 0.1 का स्क्वायर। देखो अल्फा की वैल्यू आ गई, x 0.1 आ गया, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ये सीधा ये आ गया, ये तो हमें गिवन है, ठीक है। ये क्या आ गया आपका फाई 1, फ्लक्स आ गया थ्रू लेफ्ट हैंड साइड। एक और चीज, कोस थीटा तो लगाने भूल गए हम। देखो कोस कितना आएगा 180 डिग्री, कोस कितना आएगा यहाँ पे भी लिख देता हूं मैं, इंटू कोस 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री कैसे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है और एरिया वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड का, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड मानना, लेफ्ट हैंड साइड का ये वाली एरिया वेक्टर तो इधर है कि नहीं। और ओवरऑल जो फील्ड है ना आपका एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, नेगेटिव नहीं दे रखी है वैल्यू, ठीक है ना। तो आपका cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो फाई 1 क्या आएगा आपका 500 इंटू 0.1 इंटू 0.1 का स्क्वायर को मैं 10 की पावर -2 लिख देता हूँ, किंतु इसको भी 0.1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 की पावर में सीधा -3 लिख देता हूँ इधर, इंटू में cos 180 होती है -1, ठीक है। तो ये 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो के इधर लग जाएगा पॉइंट, तो 0.5 और ये माइनस का इतना हो गया, फाई 1 आ गया हमारा इतना, आया कि नहीं आया, फाई 1 आ गया इतना, ठीक है, फाई 1 की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं फाई 2। फाई 2 क्या है, फ्लक्स थ्रू द राइट फेस ऑफ अ क्यूब। ये क्या है आपका फाई 2, फ्लक्स थ्रू राइट फेस ऑफ अ क्यूब। फाई 2 किसके बराबर हो जाएगा साहब, ये भी इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डॉट डी एस होगा कि नहीं होगा। अब अगर बात करें कि ई एक्स किसके बराबर था, अल्फा एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। अब कोस थीटा की ओर बात करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता राइट हैंड साइड में, और ये राइट वाली इसका एरिया वेक्टर भी इधर की तरफ है, एरिया वेक्टर भी इधर, तो ई की भी डायरेक्शन ये और एन कैप की डायरेक्शन भी ये, तो कोस कितना हो गया इनके बीच में 0 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। तो आपका अल्फा कितना था, फाई 2 निकाल रहे थे हम, अल्फा था आपका 500, एक्स कितना होगा यहाँ पे ध्यान देना, ये था 0. हमें तो इस साइड पे निकालना है, 0.1 इतना और 0.1 इतना, तो यहां से लेके यहां तक की ये दूरी कितनी होगी 0.2, कितनी होगी 0.2। यहां पे x की वैल्यू इस पे कितनी है 0.2, तो अल्फा इंटू एक्स कितना हो गया 0.2 इंटू ds एरिया फिर से कितना हो गया, मैं 10 की पावर -2 लिख देता हूं, 0.1 इंटू 0.1, ठीक है। cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो फाई 2 कितना आएगा आपका 500 इंटू 0.2 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 से 2 जीरो हटा देता हूं मैं ये, ठीक है, ये बच गया, ये आ गया आपका 1,
फाई टू कितना आया आपका 1, ठीक है कि नहीं है, फाई टू कितना आया आपका 1। क्लियर है, कोई डाउट? अच्छा यहाँ पे यूनिट तो हमें लगानी है, ठीक है, यूनिट लगाने मत भूलना, ठीक है। फाई अगर भूल भी जाओ, अब बात आती है कई बार बच्चे भूल जाते हैं यार यूनिट क्या लगाऊं। देखो कुछ नहीं करना, फाई क्या होता है, ई इंटू ए इंटू कोस थीटा। कोस थीटा की कोई यूनिट होती नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स होता है न्यूटन और चार्ज तो न्यूटन पर कूलम इंटू में एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, समझे। तो यहाँ पे ये आ गया था कितना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आया इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है? नहीं हुआ, हमें टोटल फ्लक्स निकालना पड़ेगा। टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स क्या होगा, फाई वन प्लस फाई टू। फाई वन है माइनस का 0.5 और फाई टू है प्लस का 1 और होल आ गई 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर है? ठीक है, ये आ गया हमारा टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स जो फाई है वो आ गया अपना 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये निकालना था हमें। क्या हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है? बिल्कुल भी नहीं, आधा हो। हमें एक तो फ्लक्स निकालना था, दूसरा चार्ज और निकालना था। देखो फ्लक्स किसके बराबर होता है, गॉस थ्योरम पे आ जाओ, E डॉट ds का इंटीग्रेशन विच इज इक्वल टू q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो मैं सीधा ये भी तो लिख सकता हूँ, फाई इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ ना। फाई हमने निकाल ही दिया तो मैं लिख सकता हूँ फाई इज इक्वल टू q ओवर एप्सिलॉन नॉट। फाई आपका आई गया 0.5 इज इक्वल टू q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो q कितना आ जाएगा यहाँ से अगर हम निकालें, q आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू 0.5। एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू 0.5। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में जो वीडियो थी उसके अंदर जो लेक्चर था उसके अंदर आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताई थी 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ये वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। वैसे सीबीएसई में तो आपको कई बार आपको वैल्यू गिवन मिल जाती है, ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग में। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें जेई, नीट, केपीपीवाई या एनडीए की, वहां पे वैल्यू गिवन नहीं होती, ठीक है। आपको वैल्यू याद होनी चाहिए और बार बार आप सोल्व भी कर रहे हो न्यूमेरिकल तो बार बार कोई भी मुड़ मुड़ के नहीं देखता, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आप इंपॉर्टेंट है कि याद रख लो, ठीक है। 8.85 को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.5 से, तो ये आपकी वैल्यू आएगी 4.425 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ये आ गया आपका Q, इतना कूलम, इतना कूलम आ गया आपका चार्ज, ठीक है। ये आपका इतना कूलम चार्ज, ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट है, ठीक है। अब यार बोलने में कोई बोल लेगा तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सीधा एक क्यूब गिवन है, चार्ज है, दो कंपोनेंट जीरो दे रखे, एक कंपोनेंट इक्वेशन दे रखी है। सीधा क्या करना है आपने, कुछ नहीं करना, Ex बाकी तो करूंगा नहीं, y और z करने की जरूरत नहीं, जीरो दे रखे, x की वैल्यू अल्फा x है, ds का इंटीग्रेशन सीधा एक साइड का 0.1 का स्क्वायर हो गया। अब अल्फा 500 दे ही रखा है, लेफ्ट हैंड साइड के लिए x की वैल्यू 0.1 है तो 500 इंटू 0.1 इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू cos 180, क्योंकि एरिया वेक्टर और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल 180 डिग्री है। तो अरे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मैंने कुछ नहीं किया। आपका तो क्वेश्चन यहीं तक ही खत्म था, आगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड है, फिजिक्स तो यहीं तक ही था ना, आगे तो मैथमेटिक्स है, ठीक है। ऐसे क्या करना था आपको, दूसरे राइट हैंड फेस से भी निकालना था। फाई टू क्या हो गया, Ex इंटू ds का इंटीग्रेशन, तो Ex आपको अल्फा x आपको गिवन है और ds इंटू cos 0, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी ये, cos 0 की वैल्यू आ गई आपकी 1। ds का इंटीग्रेशन आपका सरफेस एरिया आपका क्या होगा 10 की पावर माइनस 2 था। अब यहाँ पे आपको जो अल्फा 500 गिवन है, बस x की वैल्यू देखो, इतना पहले वाले के लिए तो इतना था 0.1, दूसरे वाले के लिए इतना 0.1 है, इतना भी 0.1, तो 0.1 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 0.2। x की वैल्यू हमने 0.2 कर दी और मल्टीप्लाई कर दो यार, ये आ गया 1। अब टोटल फ्लक्स निकालने के लिए 1 प्लस का माइनस का आधा जोड़ के प्लस का आधा आ गया, ठीक है। और फ्लक्स क्या होता है, चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आपका यहां से चार्ज निकाल लोगे तो फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट,
फ्लक्स था 0.5 एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करके आ गया आपका आंसर। ये आपका सॉल्यूशन था, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसलिए मैं हट जाता हूँ। अरे नोट्स जरूर बनाते रहना भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस जैसे कई न्यूमेरिकल आ सकते हैं। आप इसी क्यूब को 0.2 से भी सॉल्व करके देख लेना, वैल्यू आ जाएगी। आप इसी टाइप से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। मैं रब कर देता हूँ आपको। आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया ना, मान लो किसी को ऐसा हो जाता है, स्टार्टिंग में नहीं समझ में आता कईयों को। ठीक है, जिन्होंने पहले से भी कभी न्यूमेरिकल वगैरह करे नहीं है, उनको नहीं आया समझ में, मान लो कोई बात नहीं। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, दोबारा देख लो वीडियो, दोबारा नहीं है दोबारा देख लो। ठीक है, 3 बारी में भी नहीं आया तो फिर कमेंट करके बता देना, आपको फिर दोबारा समझा दिया जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं। पर फिर भी मैं बता रहा हूँ, अल्टीमेटली इसका आंसर, इसका रिजल्ट, इसका सॉल्यूशन रहना सेम, कोई फर्क इसके ऊपर पड़ना नहीं है। तो आप ध्यान देना कि कोशिश करना, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेना। आप इस न्यूमेरिकल को छोड़ने के लिए अफोर्ड कर ही नहीं सकते, मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल। अब मान लो हम शीट का कर लिया था ना हमने, अब न्यूमेरिकल भी कर लिया हमने। देखो मान लो हमने ऐसे गिवन है, कल को इस टाइप से गिवन होगी, 2 शीट्स है। ठीक है, सिमिलर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके ऊपर कल को पूछने लगे, मान लो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसकी है सिग्मा 2। ठीक है, चार्ज डेंसिटी गिवन है सिग्मा 1 और सिग्मा 2। तो इनके लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ पे 3 रीजन बनेंगे, एक बना रीजन 1, रीजन 1 है ये, एक बना रीजन 2, रीजन 2 है इनके बीच का, एक बना रीजन 3, रीजन नंबर 3, तीसरा राइट साइड। देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैं देखना मैं एक बड़ा निशान लगा रहा हूं, इसकी वजह से लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, इसकी वजह से मैं E1 लिया था, इसकी वजह से ले रहा हूं E2, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे E2 था कि नहीं था, इसकी वजह से राइट हैंड साइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे E2, इसकी वजह से राइट हैंड साइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे E1, ऐसे ही भाई इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था ना इधर। अब 3 रीजन आ गए, ध्यान देना। एक तो इस रीजन में बीच में क्या हुआ, बीच में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा E1 माइनस E2। क्या आएगा यहाँ पे रिजल्ट E1 माइनस E2। यहाँ पे क्या आएगा E1 प्लस E2 विद नेगेटिव साइन, अगर मैं ग्राफ के हिसाब से बात करूं लेफ्ट हैंड साइड, और यहां पे फिर से क्या आ जाएगा E1 प्लस E2 विद पॉजिटिव साइन। डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव क्यों लेनी पड़ी, ध्यान दो, इधर डायरेक्शन ये, इधर डायरेक्शन ये, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें डायरेक्शन देनी पड़ेगी। अगर इसकी डायरेक्शन में इधर की राइट हैंड साइड पॉजिटिव ले लेता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव लेनी ही पड़ेगी कि नहीं। तो अगर ऐसा केस आता है, मान लो इसका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 क्या होगा आपका सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, E2 क्या होगा आपका सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे आ गया माइनस का सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आपका सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट पर विद नेगेटिव साइन। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट है दोनों का, तो यहाँ पे माइनस हो। अगर मान लो सिग्मा 1 भी सिग्मा के बराबर हो और सिग्मा 2 भी सिग्मा के बराबर हो, कहने का मतलब दोनों के वैल्यू क्या हो सेम हो, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस का सिग्मा प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे सिग्मा माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे प्लस का सिग्मा प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या आ गया जी 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस, और बीच में कितना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया बीच में 0 हो गया। ठीक है कि नहीं, तो कुछ चीजें हैं कुछ आपको समझ में आना चाहिए।
ठीक है। अगर मैं बोलूंगा कि कोई ऐसी जगह है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ठीक है, तो इसलिए समझा रहा हूँ। देखो अगर मान लो कोई ऐसे चार्जेस आ जाए, कल को चार्ज की वजह से भी हो गया तो शीट ले ली, चार्ज की वजह से भी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगर कल को आ जाता है इन दोनों की वजह से इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, बीच में ही होगा। कहाँ पे हो सकता है, बीच में पॉसिबल है, ना तो इधर होगा और ना इधर होगा। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे पॉसिबल है, आपका बीच में पॉसिबल है। तो ये चीज कुछ समझने के लिए आपको मैंने बता दिया। हालांकि आपके बुक्स के अंदर भी दे रखी है, तो पढ़ देना एक बार इसको, ठीक है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से, आप बुक्स जरूर पढ़ रहे होगे, ठीक है, कम से कम एनसीईआरटी तो पढ़ ही रहे होगे। और नहीं तो देखो अगर किसी के पास इशू है, बुक्स नहीं है, तो आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ लो यार। एनसीईआरटी जो ये वीडियो देख सकता है वो एनसीईआरटी भी देख सकता है। कैसे, आप प्ले स्टोर पे एनसीईआरटी नाम से एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करना। तो आप जब उसको खोलोगे ना, तो उसको खोलने के बाद में आपका क्लास गिवन होगा। आपकी 12th है, 12th पे क्लिक कर देना, या छोटा भाई बहन किसी और के लिए भी देखनी हो एनसीईआरटी, 5th के लिए, 4th जो भी है, मतलब XYZ क्लास है आपकी, XYZ क्लास है, तो XYZ क्लास के ऊपर क्लिक करना। फिर आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे सब्जेक्ट के। तो उन सब्जेक्ट के अंदर आप वो देखना, इंग्लिश हिंदी मीडियम है बीईओ के अंदर, फिजिक्स की आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके अंदर आपके सबसे पहला चैप्टर है ये, ठीक है। तो आप उसके अंदर ही पढ़ेंगे। तो अपने एनसीईआरटी पढ़नी मत भूलना। अगर किसी ने ये गलती कर रखी है ना, कि अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ रखी, ठीक है, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, वैसे तो मेरा ऑर्डर होना चाहिए आप लोगों से, ठीक है, आप लोगों का टीचर हूँ, ऑर्डर भी आपको फॉलो करना चाहिए, पर मैं फिर भी मैं बड़े प्यार से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज, ये जो आपका जो जेई का एग्जाम हो गया, जो आपका नीट वगैरह हो गए, अब तो हालांकि इनके लिए अलग से वो बनने वाला है, ठीक है। पर अभी तक जो जो सारा सिस्टम था वो क्या था, आपका सीबीएसई ही एग्जाम को कंडक्ट कराती थी, और सीबीएसई एनसीईआरटी को फॉलो करती है। एनसीईआरटी को फॉलो करते तो नॉर्मल सी बात है, वो एग्जाम आपका जेई हो, चाहे बोर्ड हो, चाहे नीट हो, आपका जो लैंग्वेज होगी ना, लैंग्वेज कौन सी रहेगी, एनसीईआरटी वाली, ठीक है। जरूर आपके क्वेश्चन थोड़े मुश्किल हो जाते हैं जेई के अंदर, नीट के अंदर, लेकिन लैंग्वेज तो वही रहती है ना। तो अगर आप अपना एनसीईआरटी पढ़ते हो, अगर आपने उन लोगों की लैंग्वेज को कैच कर लिया ना, वो लैंग्वेज आप ढंग से बार बार पढ़ने लगे, वो लैंग्वेज आपको समझ में आने लगी, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं तो सिंप्लीफाई कर ही रहा हूँ, ठीक है, मैं काफी सारा सिंप्लीफाई तो कर ही रहा हूँ। आपको एज इट इज नहीं मिलेगा एनसीईआरटी के अंदर। एनसीईआरटी के अंदर तो छोटा छोटा दे रखा है, आपको खाली एनसीईआरटी पढ़ोगे तो समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। आप एनसीईआरटी भी पढ़ो, ये देखो पहले, ये समझ में आ गया, फिर एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। और फिर भी आपको कोई पॉइंट के साथ प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो, तो आप दोबारा से आपने जो नोट्स बना रखे उसमें देखना, वो चीज आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और अब मैं आपको देने वाला हूँ होमवर्क। आप लोगों का होमवर्क क्या है, पूरा गॉस थ्योरम, देखो मैं कुछ टॉपिक्स दे रहा हूँ। गॉस थ्योरम, उसकी सारी एप्लीकेशंस, कौन सी एप्लीकेशन आपकी, एक तो इनफाइनाइट, सॉरी, एक लॉन्ग वायर थी, एक लॉन्ग कंडक्टिंग वायर थी, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता था, जो आपको ध्यान होगा कि जिसके लिए हमारा क्या बनता था, एक सिलेंडर टाइप का वो बनता था, जिसके लिए क्वेश्चन सरफेस। फिर एक सॉलिड स्फीयर था हमारा, एक स्फेरिकल शेल था। फिर हमने आज एक ये शीट वाला किया, वो विद वो न्यूमेरिकल जो आज किया, वो न्यूमेरिकल और उस टाइप का न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा। ये प्लस हम एक्सियल लाइन वाला टॉपिक कर चुके हैं पीछे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हम इक्वेटोरियल लाइन वाला टॉपिक कर चुके हैं, ठीक है, एक हम रिंग वाला एक्सप्रेशन कर चुके हैं। ये सारे के सारे आप आज, आपको कितना भी टाइम लगे नहीं लगे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप लोग साफ साफ एक साथ बना के इनका वो करोगे और मेरे पास व्हाट्सएप करोगे। अगर किसी के पास मेरा व्हाट्सएप का नंबर नहीं है तो मैं बता देता हूँ फिर से, 9996101040, 9996101040, 9996101040। और जो आप लोग ये वीडियो देखते हो, तो मैं ऐसा, अगर आप लोगों में से कोई भी मेंटरशिप करना चाहता है तो सारे जो वीडियो देखते हो तो एक ग्रुप बना लो व्हाट्सएप का, तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके अंदर सीधा मैं, हालांकि एक आध ग्रुप है उसमें मैं डाल देता हूँ, पर उसके अंदर कम ही बच्चे हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना अगर ग्रुप बना लोगे, उसके अंदर शेयर डायरेक्टली कर दोगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। एक एक बच्चे का होमवर्क आएगा तो वो मेरे को भी थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी,
ठीक है, ग्रुप के अंदर डाल दोगे अपने नाम के साथ। अच्छा, ये जो आप होमवर्क करोगे, जो असाइनमेंट है, अपने नाम के साथ जरूर हो, ठीक है। और मैं आप लोगों का, अगर मेरे को असाइनमेंट नहीं मिलता, मैं आप लोगों के पेरेंट्स से बात करूंगा, ठीक है ना। अगर ऐसा है, कुछ बच्चे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मेरे से पहले जुड़े हुए हैं, जो मेरे से पहले से पढ़ते हैं, जो मेरे से ऑफलाइन क्लासेस भी लेते हैं, ठीक है, उनके मैं पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ। और कोई ऑनलाइन नया स्टूडेंट है, नए बच्चे जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है, जुड़ो आप भी। और मेरी आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपना ये बनाना, ठीक है, नोट्स बनाना और मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सेंड कर लेना। ऐसा नहीं है कि केवल जो हमारे जो ऑफलाइन स्टूडेंट है ये उन्हीं के लिए है, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो हैं, जो नए जुड़े हैं, वो भी अपना होमवर्क वगैरह भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और उसे भी करवाना अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, और बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, बाकी और भी जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं उनके अंदर इसको शेयर करना। आपके घर वाले जो और मोबाइल से, उनसे भी इसको सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।